चुनाव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों में दोनों बड़े इवेंट जो अवेट कर रहे थे वो दोनों में ही एक शानदार मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। पहला, फेड की तरफ से जो आउटकम आया 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी जो एंटिसिपेटेड लाइन पर थी, उसी की तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत तेज हुई। और क्योंकि इंटरनेशनल क्यूज तेज थे तो इंडियन मार्केट्स में गैप अप शुरुआत और वो जोन्स जहां से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करनी थी वो जोन्स को बाजार ने तोड़ा। 16,750, 16,800, उसके तोड़ते ही मार्केट्स में स्ट्रेंथ और बढ़ी। 16,900 और 16,950 के रेंज तक निफ्टी पहुंच गया। 17,000 मेजर कॉल राइटिंग जोन है, तो इसीलिए मार्केट अब उस पर नजर रखेगी क्या वो भी गैप अप तोड़ता है। अगर तोड़ा तो 17,250, 17,300, नहीं तोड़ा तो वापस 16,750, 16,800 इस रेंज को बाजार देख सकता है। तो अभी क्रूशियल है, लेकिन अभी तो एक बढ़िया मूव है। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। इंडिया में भी अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आरबीआई की एमपीसी है, तो उस पर भी नजर रखनी होगी। एनीवेज, तो एक बढ़िया मूव और मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स में थी। मिड कैप इंडेक्स में फिर भी तेजी में था। स्मॉल कैप आज सेकंड डे थोड़ा सा लेगार्ड रहा था, परफॉर्मर था, लेकिन उतना नहीं जितना बाकी दिनों में आमतौर पर देखने को मिलता था। सभी सेक्टर हरे निशान में। आईटी, रियल्टी, मेटल जोरदार तेजी में। एनर्जी, इसके अलावा एफएमसीजी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी आज के सत्र में बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो एक अच्छा मूव उन सेक्टर्स में था। 1,000 अंकों का उछाल सेंसेक्स में देखने को मिला। 288 अंकों का उछाल निफ्टी में, 594 अंकों का उछाल निफ्टी बैंक में, 243 अंकों का उछाल मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला। निफ्टी के 50 में 40 शेयर तेजी में, सेंसेक्स के 30 में 25 शेयर तेजी में, और बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज तो चली रही थी। मिसाल तौर पे आज के स्टार बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व, एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री, एफ&ओ के टॉप 4 गेनर्स। इसके अलावा आज अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी बैंकिंग में, सिलेक्टिव बैंक्स में। बिकवाली थी आज श्री सीमेंट में, नंबर्स के बाद वहाँ पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन आज एफ&ओ में टॉप गेनर था इंडिया बुल्स हाउसिंग, बड़े लंबे अंतराल के बाद यहाँ पे मूव आया है। और इसी तरह से इंडिया बुल्स रियल स्टेट या अलग अलग ग्रुप कंपनीज जहाँ पे शॉर्ट्स ज़्यादा थे सिस्टम में, वो आज कवरिंग के तौर पर बनते हुए दिखाई पड़े, तो वहाँ पर एक अच्छा मूव बनता हुआ दिखाई पड़ा। HAL ऑल टाइम हाई, परसिस्टेंट 4% की तेज़ी, JSW एनर्जी, फोर्टिस, ऐसे कई नाम थे जहाँ पर आज के सत्र में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़े और एक बढ़िया मूव आज के सत्र में आता हुआ दिख रहा था। जोमेटो लगातार दूसरा दिन 5% तेजी। आज थोड़ी बहुत बाइंग तानला प्लेटफॉर्म में भी लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन 2 दिन के एक बड़े मासिव सेल ऑफ के बाद आज इस तरह की रणनीति यहाँ पे बनी। 2 बड़े कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट में, एक टाटा स्टील जो कि आज एडजस्ट होकर काम काज कर रहा था, 100 रुपये के आसपास आपको दाम दिखेगा, यानी कि 4% का मूव था। और दूसरा बजाज फिनसर्व, जहाँ पर एक बोनस और एक शेयर को 5 हिस्सों में विभाजित करने को मंजूरी, यानी कि आपके पास एक शेयर है तो 5 बन जाएंगे पहले, और वो 5 शेयर फिर 5 से दुगने 10 बन जाएंगे फिर 1:1 बोनस की वजह से। लेकिन दाम ऑब्वियसली बात है एडजस्ट हो जाएगा, इक्विटी डाइल्यूट हो जाएगी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर नजर बना के रख सकते हैं। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है, जुबिलेंट फूड रिजल्ट्स गुड और एवरेज। दास साहब, नंबर्स तो ठीक है, बहुत ख़राब तो नहीं कहेंगे, स्ट्रॉन्ग डिमांड है ही, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा महंगा है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि पहले ही ये 60-70 के मल्टीपल पे होता था, फिर वो एडजस्टमेंट हुआ स्प्लिट का, उसके बाद इसकी पी और महंगी हो गई। तो किस तरह की ईपीएस जनरेट कर रही है और वो ईपीएस कितनी सस्टेनेबल है गोइंग फॉरवर्ड अपने पी को जस्टिफाई करने के लिए, वो थोड़ा क्रूशियल रहता है। हालांकि इक्विटी के साइज़ इतना बड़ा अभी भी नहीं हुआ है कि आपको कंसर्न हो, लेकिन थोड़ा बहुत हैंगओवर हायर वैल्यूएशन का यहाँ पर रह सकता है। बाकी आज कौन कॉल होंगी, शाम को ब्रोकरेज व्यूज़ आएंगे, उसके बाद टिप्पणी करना ज़्यादा आसान हो पाएगा। सो अभी के लिए एटलीस्ट आप इतना ही समझिए कि ठीक ठाक नंबर है सो फार। ट्रिपल एस जी का नंबर जब मैं नीचे उतर रहा था उससे थोड़ी देर पहले आया था, 10% शायद ट्रिपल एस जी या 100% ट्रिपल एस जी ग्रोथ थी, लेकिन वो नंबर देखने के बाद, डिटेल देखने के बाद ही कुछ कह पाएंगे इस पर। अच्छा, which one is best for long term, बजाज फिनेंस और बजाज फिनसर्व? पटेल साहब, बजाज फिनसर्व और बजाज फिनेंस, देखिए बजाज फिनेंस के नंबर उन्होंने खुद कौन कॉल में बोले बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छी कमेंट्री भी थी जिसको बाजार ने रीड किया और तेज़ी पकड़ी। बजाज फिनेंस के अंदर होल्डिंग है बजाज फिनसर्व की। बजाज फिनसर्व के नंबर भी अच्छे आए, लेकिन वहाँ पे अब कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट है। अगर आप मतलब ट्विटर हैंडल वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि वहाँ पर 1 शेयर बटेगा 2 शेयरों में और 2 शेयर बढ़ जाएगा 5 शेयरों में, और तो 10 शेयर हो जाएंगे टोटल। तो अगर कोई कंपनी 100 रुपये कमाती है तो वो स्प्लिट होके अपने आप 10 रुपये रह जाएगी।
वो 10 रुपये EPS हो जाएगी। तो 10 रुपये की EPS पे उस समय का वैल्यूएशन तो सेम रहेगा जो एडजस्टमेंट के बाद आएगा, लेकिन विद टाइम उस तरह की ग्रोथ कंपनी दे पाएगी या नहीं, इतने बड़े इक्विटी बेस में ये कहना मुश्किल है। और बजाज फिनसर्व वैसे भी इस एडजस्टमेंट के बाद सबसे बड़े इक्विटी बेस का शेयर होगा पूरे बजाज ग्रुप में, तो इस लिहाज से थोड़ा सा स्टांस कॉशियस रखिए। लेकिन ज़्यादा बेटर बजाज फिनेंस, अगर वो ग्रोथ पकड़ता है तो बजाज फिनसर्व अपने आप ही ग्रोथ पकड़ लेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, थोड़ा ईज आउट होने दीजिए। आज की तेज़ी के बाद आप ये मत सोचिए कि आज ही खरीद लें और कल डबल हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। नीचे मिल ही रहा था कुछ दिन पहले, 5700-5800 आ गया था, तब बहुत बढ़िया दाम था इसको एंटर करने के लिए, SIP वे में एंटर करने के लिए एटलीस्ट। ओके, LIC को एवरेज करें क्या? बिमलेश सर, बहुत ही ट्रिकी सवाल है, क्योंकि LIC को एवरेज करने का मतलब कोई सो फार लॉजिक मुझे नहीं दिख रहा है। PSU कंपनी है, इक्विटी ऊपर के लेवल पे ही 3% इक्विटी छूटी है। मतलब आप ऐसे समझिए पूरी कंपनी का इक्विटी साइज है 677 करोड़ शेयर, जो कि रिलायंस की अकेली इक्विटी है। रिलायंस 1970 से लिस्टेड है और ये अभी लिस्ट हुआ है, तब इतनी बड़ी इक्विटी है। प्रॉफिटेबिलिटी वाइज ठीक है ये इक्विटी सो फार, लेकिन अभी सिर्फ 3% इक्विटी डाइल्यूट हुई है। 97% प्रमोटर के पास है, यानी सरकार के पास है, और विद टाइम वो उसे ईज आउट करेंगे, क्योंकि 75% होल्डिंग लाना ज़रूरी है। सरकार के पास टाइमलाइन नहीं होती, सरकार उसे कभी भी कर सकती है, लेकिन कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। तो जब भी करेंगे इतनी बड़ी बड़ी इक्विटी छूटती रहेगी, और ऐसे OFS स्टेक सेल आता ही रहा अगर, तो क्या शेयर में हैंगओवर रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो शेयर का हैंगओवर चलता ही रहेगा ऐसे ही, ऊपर के लेवल पे बिकवा ली, फिर स्टेक सेल, फिर स्टेक सेल, फिर स्टेक सेल। थोड़ा रिस्की बेट है और प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं। इससे बेटर आप प्राइवेट इंश्योरेंस को देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर पोजीशन है एटलीस्ट बाजार के शेयरों के हिसाब से, तो आप उस हिसाब से रणनीति रखिए। बाकी आप एक बारी नंबर्स को खंगाल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन समझाएंगे आपको। ओके, टाटा स्टील, सर टाटा स्टील के केस में एक ही कैच है कि टाटा स्टील अभी एडजस्ट हुआ है, यानी कि वो स्टॉक स्प्लिट हुआ है, एक शेयर 10 शेयर में विभाजित हुआ है, 100 रुपये के आसपास आ गया है। दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, 50-51 रुपये के आसपास का डिविडेंड था, तो वो 51 रुपये का डिविडेंड जो है वो एडजस्ट होकर 5 रुपये का डिविडेंड हो जाएगा पर शेयर में अब। दूसरा, आपका जो इसका EPS है वो भी डाइल्यूट होगा। आप EPS का डाइल्यूशन उस समय आपको नहीं इतना ऑड दिखाई पड़ेगा, लेकिन विद टाइम कंपनी को उस इक्विटी के साथ ग्रो करना होगा, जो अपने आप में एक चैलेंज है। चैलेंज कैसे है? आप ONGC की हालत देखिए, आप येस बैंक की हालत देखिए, आप वोडाफोन की हालत देखिए, आप इनकी इक्विटी का साइज़ देखिए, सबसे बड़ी इक्विटी वाले शेयर है, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं या चलते ही नहीं है कभी कभी। ITC इनफैक्ट तो लेकिन छोटी इक्विटी वालों में MRF आता है, तो उनकी साइज़ बड़े हैं। वो चलता क्यों नहीं? क्योंकि F&O में भी है या टेस्टी बाइट है, तो इस तरह की इक्विटी छोटी हैं। तो बड़ी इक्विटी का मतलब ये है कि ज़्यादा शेयर होल्डर्स में EPS डाइल्यूट होगी, छोटी इक्विटी का मतलब ये है कि छोटे शेयर होल्डर्स में इक्विटी डाइल्यूट होगी, तो उसका इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में काफ़ी दिखता है। हैविंग सेड दैट, लेकिन अगर कंपनी ग्रोइंग है और अच्छे ग्रोथ नंबर्स में दिखा रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी वाइज को लगातार वो इक्विटी को एडजस्ट कर लेती है। गेल के केस में 2 शेयर पे 1 शेयर बोनस आया, यानी कि अब इक्विटी 30% और बढ़ गई बाजार में, तो उसको 30% प्रॉफिट और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके तो उस लेवल पर आएगी जहाँ से वो उसकी इक्विटी डाइल्यूट हुई है। तो ऐसे एडजस्टमेंट्स होते हैं, इनको आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो कुछ कुछ ठीक भी दिखेगा, शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता भी है इनके ऊपर। तो इसलिए टाटा स्टील को अभी एडजस्ट हो जाने दीजिए, सेटल होने दीजिए, उसके बाद आप एंटर करें, ज़्यादा सेफ रहेगा। ओके, प्लीज़ सजेस्ट सम स्मॉल कैप कंपनी शेयर्स टू बाय। अभी जी क्यों? लार्ज कैप में क्या बुराई थी? स्मॉल कैप भी मैं 10 नाम बता सकता हूँ, लेकिन उनमें रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा होता है। उनका कैपिटल स्मॉल होता है, रिस्क एपेटाइट लार्ज होता है। लार्ज कैप का कैपिटल लार्ज होता है, रिस्क एपेटाइट स्मॉल होता है। तो आप अगर लार्ज रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हैं तो आप एंटर कर सकते हैं, लेकिन उसके केस में तो फिर आप स्मॉल कैप क्यों? सेफ लार्ज कैप का पोर्टफोलियो पहले बढ़िया बना लीजिए, क्या दिक्कत है? उसके बाद बन ही जाएगा स्मॉल कैप भी। ओके, अनिल जी का सवाल है कि क्या निफ्टी रेंज बाउंड रहेगा या कोई मूव आ सकता है? सर, जो सुबह मेरी कुछ जानकारों से बातचीत हुई, उन्होंने तो यही कहा कि 17,250, 17,300 ये वो जोन से जो निफ्टी नियर टर्म में एटलीस्ट दिखा सकता है। वो भी तब जब 16,750, 16,800 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, जो आ भी गई है। तो एक बड़े जर्क के बाद 17,000 पार करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि 17,000 पे मेजर कॉल राइटर है। अगर 17,000 को गैप अप में पार करता है तो शायद 17,200, 17,300 भी हम दिखा देंगे। एक बार में 18,000 पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ये भी समझ लीजिए कि बाजार में या तो ये तेज़ रिकवरी है, लोअर लेवल का बॉटम बन गया, या ये भी हो सकता है कि और ऊपर ले जाकर शॉर्ट कर रहे हो तो और ज़्यादा बड़ा गेन आएगा।
अगर आपको भी शॉर्ट करना हो कोई स्टॉक को तो आप जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छा है ना आपके लिए। लाइकवाइज ये भी हो सकता है। एफआईएस की सेलिंग अभी थमी नहीं है, आज का नंबर पता ही चल जाएगा। दूसरा रही बात डॉक्टर लाल की, तो इसके नंबर्स अवेटेड हैं, तो एक बार नंबर आने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो पाएगी, तब आप एक बार को टिप्पणी कर पाएंगे इस पर। ओके, टाटा मोटर्स डूइंग वेरी वेल इन सीवी, ईवी एंड पीवी। प्रणव साहब ये बात सही है, सीवी, ईवी, पीवी तीनों में बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखें कि अगर ये 100 रुपये का माल बेचता है तो 70 रुपये का माल इसका JLR से आता है, क्योंकि वो पाउंड में बिजनेस करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है पाउंड का रियलाइजेशन भी ज़्यादा ही होगा। तो कितना भी अच्छा CV कर ले, स्टैंड लोन बिजनेस कितना भी अच्छा हो, अगर कंसो के पेरेंट ही खराब हो रहा है तो उस सिचुएशन को ड्रैग कर देगा नीचे। तो जितना ये CV में कमा के लाएंगे उतना JLR वापस ले जाएगा या उसमें लॉस खा जाएंगे, जो आज हुआ, इस बार ही हुआ, क्योंकि इनके इंडिविजुअल नंबर्स में इतनी कोई खराबी नहीं थी। मार्जिन तो 1.5% 50 बेसिस पॉइंट ही नीचे आए थे, लेकिन JLR के मार्जिन मासिवली नीचे आए थे, जिसकी वजह से पूरे नंबर्स ड्रैग कर गए। तो अगर वो सिचुएशन बनी रही तो दिक्कत है, अगर वो सिचुएशन ईज आउट हो गई तो बात अलग है, डीमर्ज हो गई तो ही बात अलग है। तो इसीलिए CV कारोबार, PV कारोबार ठीक है और EV कारोबार भी ठीक है। ये बात सही है कि 10 में 7 गाड़ियाँ टाटा मोटर्स की होती हैं, लेकिन फिर भी JLR का बिजनेस का ओवरहैंग जब तक नहीं खत्म होगा वो रिस्क है। JLR की सेल, और वो भी पाउंड में, तो अगर पाउंड की वीकनेस भी प्रिवेल करती रही तो वो, और JLR की बिक्री खराब रही वो, तो दोनों का डबल वैमी इनके कंसो बिजनेस के ऊपर देखने को मिल सकता है। ओके, HDFC लाइफ एंड SBI लाइफ, विच इज़ बेटर? सचिन साहब, मैं हमेशा HDFC लाइफ का जिक्र करता था, लेकिन SBI लाइफ में भी खराबी नहीं है। ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेज SBI लाइफ को पहली प्रेफरेंस देते हैं। HDFC लाइफ में एक ही फ्लॉ कि इसकी इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है, 400 करोड़ के आसपास शायद इसके शेयर है, SBI लाइफ के नहीं है। लेकिन SBI लाइफ में दूसरा कैच क्या है कि वो शुरू तो प्राइवेट इंश्योरर के तौर पे हुई थी, लेकिन अब कार्लाइल बैक थी पहले, अब लेकिन वो सरकारी हो रही है धीरे धीरे। तो वहाँ पर एक बार को रिस्क इस चीज़ का खड़ा रहता है कि शायद ऊपर OFS ना आ जाए, स्टेक सेल ना आ जाए, जो बार बार आता भी रहता है, दोनों में आता है वैसे तो। ICICI एक बार को आप तीसरे चुनाव के तौर पे देख सकते हैं, अगर देखना चाहें इनमें इंश्योरेंस में। तो नंबर वाइज ये तीनों ही कंपनियों में ऐसा कोई खराबी नहीं है। लार्जेस्ट प्लेयर HDFC लाइफ है, सेकंड लार्जेस्ट SBI लाइफ है, थर्ड इज़ ICICI। लेकिन दोनों के अपने अपने इंडिविजुअल इशूज़ हैं, उनके हिसाब से आप देखिएगा इनको। ओके, टाटा पावर, लवी सिंह सर, नंबर्स थोड़े वीक थे लास्ट क्वार्टर के। कल जो नंबर आए थे, हेडलाइन नंबर आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे YoY बेसिस पर, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस कंपनी के नंबर खराब थे। खराब क्या था, इनपुट कॉस्ट के नंबर्स काफ़ी बड़े थे, पावर परचेज इन्होंने ऊपर के दाम पे की थी, उसका दाम का इम्पैक्ट था। सोलर और रिन्यूएबल बिजनेस की ग्रोथ काफ़ी खराब थी सीक्वेंशियल बेसिस पर। ये क्वार्टर के नंबर में, या रादर हर क्वार्टर के नंबर में, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नंबर YoY में अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा। बायोकॉन के नंबर YoY में बहुत अच्छे थे, सीक्वेंशियली बहुत ख़राब थे, शेयर टूट गया आज। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बहुत अच्छे नंबर थे YoY, Q-on-Q खराब थे, टूट गया। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि YoY नंबर अच्छे हों, Q-on-Q नंबर्स वीक हो सकते हैं। टाटा मोटर के नंबर वीक थे Q-on-Q। दूसरा, इक्विटी बड़ी है, महंगा वैल्यूएशन है, 3200 रुपये का शेयर था, स्टॉक स्प्लिट हुआ, नीचे आया और उसके बाद से ये दाम दिखा रहा है, तो इक्विटी डाइल्यूशन काफ़ी हुआ है और इक्विटी का इसलिए वैल्यूएशन भी महंगा है, साइड पर है। तो थोड़ा सा संभलने का वेट करें, वो ज़्यादा क्रूशल ट्रिगर रहेगा। ओके, IEX के केस में भी दास साहब सेम कहानी है, वहाँ पर भी इक्विटी डाइल्यूशन बहुत हुआ है, चला बहुत, स्टॉक स्प्लिट हुआ, स्टॉक स्प्लिट के बाद नंबर धीरे धीरे सरक कर आ रहा है और इस बार के नंबर भी वीक थे। तो ये दोनों तीनों चीज़ें मिलाकर टाटा पावर की तरह यहाँ पर भी तेज़ बिकवाली देखने को मिली। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और PB फिनटेक, अमृता जी, एक परसों मैंने इस पर एक लिंक किया था, शायद कल, हाँ परसों ही किया था, अभी बार उसको सुनिएगा, वो मेरे ट्विटर टाइमलाइन पे आपको मिल भी जाएगा। लेकिन उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें प्रमोटर और चेयरमैन ने खुद बोला है कि वो कंपनी के अंदर अपने ESOP के मिले हुए शेयर बेच रहे हैं। ESOP के मिले हुए शेयर वो अपनी 6% से घटा के होल्डिंग ले आए 4.5% के आसपास, जो उन्होंने खुद डिस्क्लोज कर दिया। और वो स्टेक उन्होंने फरवरी में बेचा है और मई में बेचा है। फरवरी में दाम था 900 रुपये, मई में दाम था 600 रुपये, आज है 450 रुपये। तो फरवरी के दाम से ऑलरेडी आधा हो चुका है शेयर। तो अगर हायर लेवल्स पे मैनेजमेंट माल बेच रहा है और शेयर नीचे आ रहा है, तो ये तो अपने आप में एक बड़ा कंसर्न दिखाई पड़ रहा है। प्लस लॉस पे लॉस, पिछले पूरे 4 साल का लॉस मिला दीजिए, 3 साल का, और इस साल का अकेले का लॉस मिला दीजिए तो भी उससे ज़्यादा है। तो इस तरह का लॉस, वो भी इतनी बड़ी रकम जुटाने के बाद, जिसमें अगर रकम ही आपके पास खाली पड़ी है, ब्याज उसका ही आ रहा है, तो अदर इनकम ही आपके नंबर को सपोर्ट कर देता है, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर।
तो इसलिए कॉशियस स्टांस रखिए। बाकी आप उसको सुन लीजिएगा, उसमें पूरी डिटेल में बातचीत हुई है। ओके, दास साहब अभी कोई इसकी डेट नहीं दी है इन्होंने, वो एक्स डेट बजाज फिनसर्व की, तो वो डेट अभी देखनी होगी। तो डेट जब आएगी तो आपको अपने आप ही बता दिया जाएगा। ओके, ट्राइडेंट BHEL सेल। समीर साहब, ट्राइडेंट के केस में टेक्सटाइल के दोनों के नंबर ख़राब थे, वेल्सपन के भी, फिलाटेक्स के भी, तो उनके नंबर से तो यही क्यूज़ मिल रहे हैं, इनके नंबर भी वीक आएंगे। 1 BHEL केस में चला है, कल किसी जानकार से, प्रशांत जी से बात है, राजेश जी से बात हो रही थी, उन्होंने बात बोली थी इसमें 60 रुपये तक की चाल शायद देखने को मिल सकती है। और सेल में तो ऑब्वियसली साइक्लिकल मूव है, तो तेज़ी मिले तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगा। 2 PSU हैं और दोनों में स्टेक सेल ऊपर के लेवल पे आते हैं। BHEL में वैसे अब तक नहीं होता क्योंकि उनमें कुछ है नहीं स्टेक सेल के लिए, लेकिन सेल में आ सकता है, तो ज़रा ध्यान से अपनी रणनीति बनाइएगा। SBI has not been considered a good bank in past due to various bad loan NPA. Now have things changed in its portfolio? I have, but sure to continue. अनिल साहब, ये बात सही है कि हाँ ठीक है, बहुत कुछ बदला है बैंक के साथ, इसलिए नया ऑल टाइम हाई बनाया था उसने बीच में। लेकिन PSU बैंक्स ही रहते हैं यूजुअली। ये बुक वैल्यू से, मतलब ये इकलौता शेयर है जो बुक वैल्यू के करीब या उसके आसपास है, उससे ऊपर ही है, क्योंकि ये चला बहुत है, नया ऑल टाइम हाई काटे गया है। लेकिन SBI को रखने में प्रॉब्लम नहीं है बैंक में, लेकिन सिर्फ SBI को रखने में बैंक में ये प्रॉब्लम हो सकती है। बैंक्स के शेयर पे कभी भी मैं कभी कोई पॉजिटिव टिप्पणी नहीं करता यूजुअली, लार्ज बैंक्स के अलावा, क्योंकि इनके बिजनेस मुझे समझ में ही नहीं आते कि किसको लोन गया, कितना लोन गया। हर सेक्टर में जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ उनका एक्सपोजर होगा, क्योंकि ये ब्लड फ्लो की तरह काम करता है पूरी इकोनॉमी में। तो अब कहीं भी आपका हाथ कटेगा तो खून निकलेगा ही। तो ये लाइक वाइज इसका भी हाल है। SME में प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम, टेलीकॉम में प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम, कहीं बाढ़ आ गई तो प्रॉब्लम, किसान के साथ कुछ हुआ तो प्रॉब्लम, हर जगह पर इनके साथ प्रॉब्लम रहेगी ही, क्योंकि इनका हर तरफ एक्सपोजर होता है। तो इसीलिए थोड़ा कॉशियस स्टांस रखिए और सिर्फ हैवी वेट्स या रिनोन्ड या स्ट्रॉन्ग बैंक्स के साथ रहिए, ताकि सेफ रहें, क्योंकि यहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है। असम में हुआ तो बंधन पे इम्पैक्ट आ गया, कश्मीर में हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक पे इम्पैक्ट आ गया। लाइकवाइज इसलिए स्ट्रॉन्ग बैंक्स ICICI, HDFC, एक्सिस, कोटक, SBI, ये 4-5 नाम हैं जिनको आप संभाल के रख सकते हैं, जिनमें एटलीस्ट दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े कि क्या दिक्कतें चल रही हैं। अच्छा, इंडिया बुल्स हाउसिंग 12% ऊपर। हाँ सिंह साहब, आज मैंने भी देखा ये कमाल कैसे हो गया, कल शायद बैन में भी चला जाए, लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग थी इंटायरली, तो फंडामेंटल में कोई फेरबदल दिख नहीं रहा इसके सो फार। तो शॉर्ट कवरिंग का फ़ायदा उठाइए, अगर आपके भाव से ऊपर आ रहा है तो निकल जाइए, ज़्यादा बेटर रणनीति है। अच्छा जी, SBI कार्ड में सर नंबर तो बेटर साइड थे नीलेश साहब, लेकिन अभी कॉन कॉल और बाकी डिटेल आनी वेटेड है। ब्रोकर हाउसेस रिव्यू क्या आते हैं उस पर नज़र रखनी होगी, उसके बाद ही कोई भी टिप्पणी करना ज़्यादा बेटर होगा। अभी तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। चलिए, अब इतने सवालों को मैं शामिल कर पाऊंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे बातचीत की। आपसे कल मुलाकात होगी शुक्रवार के दिन। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।